नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके पॉलिटी सेक्शन से आए थे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में पूछूंगा, उनके जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और उम्मीद करता हूँ पूरी सीरीज आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप सीएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, 25 की कर रहे हो, 26 की कर रहे हो। और जो लोग अभी जस्ट अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के लिए, आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हमारा टारगेट है सीएपीएफएसी, सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम से पहले हम सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को जो है कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सरकारिया कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू। चार अलग अलग ऑप्शन है आपके पास दोस्तों: सेंटर स्टेट रिलेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2022 के अंदर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया सरकारी कमीशन के ऊपर। 2021 का आपका ये क्वेश्चन रहा और 2020 के अंदर भी जो है ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। यानी कि एक ही टॉपिक को बार बार जो है रिपीट कर रहे हैं। यानी कि अगर पीवाईक्यूज को आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा, ज्यादा नहीं, अगर पूरे सीआईएसएफ के पीवाईक्यूज को आप अगर कवर कर लोगे तो एग्जाम में हर बार एटलीस्ट 5 से लेके 7-8 क्वेश्चन तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। रीजन बिंग 150 क्वेश्चन आपके उसमें टोटल आते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक ये अलग से एक एडवांटेज आपको रहेगा अगर आप पीवाईक्यूज को जो है कवर करके जाओगे तो। ये सीरीज पूरी आप देख लीजिए, आपके सारे जो है डाउट लगा लीजिए, या फिर काफी सारे कंसेप्ट आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। वैसे आपको पता चल गया होगा आंसर। तो सरकारी कमीशन जो है इसका रिलेशन है आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन की जब मैं बात करता हूं तो सरकारिया कमीशन जो है 1983 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन का गठन किया था, इसका नाम था सरकारिया कमीशन, ठीक है। और इसका जो गठन किया गया था या फिर इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, वो हुआ था बेसिकली कि आप रिलेशनशिप का बैलेंस देखिए, आप सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कुछ सजेशंस जो है बेसिकली आपको देने हैं, जिसकी वजह से हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रावधान है सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर करने के लिए उनके ऊपर काम कर सके। तो ये था आपका सरकारी कमीशन। इसके अलावा ऑप्शंस में आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म दिख रहे होंगे, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो है काफी सारी कमेटी थी। सेंटर स्टेट रिलेशन की तो आपका सरकारी कमीशन हो गया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब कमेटी की हम बात करते हैं तो काफी सारी कमेटी थी, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, बाकी जल्दी से एक बार इसमें भी बता देता हूँ। 1975 में एक कमेटी का गठन हुआ था, इसका नाम था तारकुंडे कमेटी। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इन फ्यूचर जो है मे बी इन कमेटी के ऊपर भी जो आपका कोई क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में या तो आ सकता है, या फिर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1975 में तारकुंडे कमेटी आई थी। 1990 के अंदर जो है आपकी गोस्वामी कमेटी आई थी, गोस्वामी कमेटी। इसके बाद आने वाली जो कमिटीज थी उनमें आपके इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी 1998, इंद्रजीत कमेटी 1998 के अंदर आपकी आई थी। उसके बाद आपकी जीवन रेड्डी कमेटी आई थी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद जीवन रेड्डी कमेटी आपकी, और एक और इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो थी आपकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी थी। इसके अलावा जो है फिर आपका जुडिशियल रिफॉर्म की कुछ कमेटी थी जो इंपॉर्टेंट वन है, जैसे कि 1973 के अंदर आपका मालिमत कमेटी आई थी, ठीक है। और 2000 में आपका पंची कमीशन आपका आया था, कमीशन आपका आया था, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म भी जो है आपका, इलेक्टोरल रिफॉर्म और ये दोनों एक ही टाइप की कमेटी हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम 2024 में गारंटेड इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। बाकी किस्मत आपकी है, ये वीडियो जरूर आप देखिए। अगर आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज एक बार मैसेज करके हमें जरूर बताना, ठीक है। मुझे लग रहा है, रीजन बिंग हाल फिलहाल में जो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन की जो है घोषणा हुई है। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, 2021 में पूछा था ये, ठीक है, कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। तो उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके एनके सिंह, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन की जब मैं बात करता हूँ
तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सबसे पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या ये कि इसका कोई रिलेटेड आर्टिकल है? बिल्कुल है दोस्तों, आर्टिकल 280 जो है ये आपका रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है इसका गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था दोस्तों, याद रखना है आपको। कई बार देखिए ऐसे भी पूछ रहे थे कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो कि आपका 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं आपसे। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम जो है आपको पता होना चाहिए, वो नाम है केसी निगोय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है फिलहाल जो है 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसके जो चेयरमैन हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, वो अभी इनका जो है घोषणा अभी हुई है दिसंबर के महीने में, 31 दिसंबर 2023 को जो है अरविंद पनगरिया जी, अरविंद पनगरिया, ठीक है, नाम याद रखना है, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। इनको जो है अभी चेयरपर्सन बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। अरविंद पनगरिया जी हैं, काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। नीति आयोग के फॉर्मर, नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन जो है रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है 2024 से एसएफएसी एलडीसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59th क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल be elected by the electoral college consisting of the members of Lok Sabha, Rajya Sabha, both houses of parliament, both houses of with the support of legislature, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानने से पहले एक बार हम पूरा पार्लियामेंट को देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट जो है आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है, आपका लोकसभा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, और आपका प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्लियामेंट किन किन से मिलके बना होता है। आई एम नॉट श्योर सीईपीएफ के अंदर आया है, आई एम नॉट श्योर एनडीए सीडीएस या फिर सीआईएसएफ, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट जो है तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। और इधर जो है आपके, जस्ट अ सेकेंड, दोस्तों लोकसभा के जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं स्पीकर आपके। राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी जो है बोला जाता है, तो ये याद रखना है। और पूरे सदन को जो है इसके हेड जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट आपके, ठीक है। अब पूछा है कि आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको याद रखना है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। ये दोनों जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कोई आर्टिकल डेडिकेटेड है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को? बिल्कुल है। वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 66, आपको याद रखना है। आर्टिकल 66 जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है आपको, ठीक है। फिर आपका देख लेते हैं साथ के साथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीआईएसएफ का हो या कोई और भी एग्जाम हो, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये ध्यान में आपको रखनी है, प्रेसिडेंट जो है उनको हम लोग जो है चुनते हैं बेसिकली, ठीक है। हम लोग मतलब जो आम जनता होती है। अब देखिए इतना बड़ा इलेक्शन होता है तो आम जनता डायरेक्टली उनको चूज नहीं करती है, तो हमारे द्वारा जिनको हमने चूज किया है हमारे बिहाफ पे वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्टेड मेंबर्स। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन यही है कि इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले
प्रेसिडेंट कहाँ बैठते हैं, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूडेड है, लोकसभा, ठीक है, दूसरा है आपका राज्यसभा, ठीक है जी, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हो गए हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट को हटा दो और ये दो मेंबर यहाँ से आपके आगे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए इतना बड़ा इलेक्शन है, अगर सिर्फ पावर लोकसभा और राज्यसभा के हाथों में देंगे तो अपनी मनमर्जी से किसी को भी जो है वोट करके बना सकते हैं। रीजन बिंग, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, पावर में है और ज्यादा सीटें उनके पास है, तो ये इजिली जो है इन्फ्लुएंस करके किसी भी व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे इलेक्शन का सिस्टम ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि पावर जो है, सारी की सारी पावर जो है लोकसभा और राज्यसभा के हाथों में नहीं है। कुछ और व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बोला गया कि आप भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। तीसरे नंबर पे आते हैं एमएलएज, ठीक है, एमएलएज जिनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनके अलावा जो है और भी कुछ एमएलएज हैं, जैसे हमारे एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। वहां पे भी आपको पता है कि वहां पे प्रॉपर एमएलएज बनते हैं। तो यहाँ पे एमएलएज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा। अभी जो है वहां पे कोई एमएलएज वगैरह नहीं बैठते हैं, अभी गवर्नर वहां पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के द्वारा चुने गए एमएलएज भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर। कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के, राज्यसभा के, एमएलएज ऑफ स्टेट और एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। और एक फन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, ठीक है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट बोल लीजिए या रिमूवल बोल लो, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो याद रखना है कंप्लीट लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब फनिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एमएलएज ऑफ स्टेट और एमएलएज ऑफ दिल्ली पुडुचेरी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के कंप्लीट मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा सदन जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट या फिर रिमूवल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं आपको छोटा छोटा जो है नॉलेज हर वीडियो के अंदर देता रहूंगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ठीक है। प्रॉपर एक कमीशन है हमारे पास जिसको हम एनसीएससी बोला जाता है, इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसमें चार अलग अलग स्टेटमेंट दी हैं, एक स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले एनसीएससी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एनसीएससी क्या होता है, क्या इसका काम होता है। सबसे पहली जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है एनसीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों। क्या कोई आर्टिकल डेडिकेटेड है एनसीएससी को, बिल्कुल है। आर्टिकल एक दिया गया है 338, ये आर्टिकल जो है आपका एनसीएससी और एनसीएसटी के लिए जो है डेडिकेटेड है दोस्तों, ठीक है। एनसीएससी का जो चेयरपर्सन होते हैं, कौन कौन इसमें मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं आपके चेयरपर्सन, एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन और तीन एडिशनल मेंबर होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या क्या है इनके वो देख लेते हैं ऑप्शंस के थ्रू। पहला फंक्शन दिया हुआ है इसमें, टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर टू द सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग जितने भी मेजर्स होंगे उन सब के रिगार्डिंग जो है एनसीएससी जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अभी कर ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। रीजन बीइंग, कोई भी अगर ऐसा केस आता है, कोई कंप्लेंट आती है कि भाई डिप्राइव किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट को उनके राइट से, तो उसको भी जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो देख सकता है। फिर है आपका टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ऑब्वियसली है, कोई रिपोर्ट अगर बनानी है वेलफेयर के रिगार्डिंग तो वो भी जो है एनसीएससी आपकी बना सकता है। चौथा ऑप्शन है टू इनिशिएट अ जुडिशियल इंक्वायरी रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये ऑप्शन में थोड़ा सा झोल है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग, एनसीएससी जो है उसको जुडिशियल इंक्वायरी का जो है कोई भी पावर्स नहीं दी गई है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट। अब यहाँ पे देखो आप इस तरीके से भी
इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का भी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी, तो एक ही काम कर सकता है ना। कमीशन के पास इतनी पावर थोड़ी ना है कि वो जुडिशियल इंक्वायरी भी कर देगा, नहीं कर सकता। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है एनसीएससी के पास है, मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर डी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62 को देखिए। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड। ठीक है, ग्राम सभा एक बॉडी होती है जिसके अंदर लोग, वो लोग जो रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, तो ये ठीक बात है। नेक्स्ट है आपका इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ वार्ड्स विद इन द एरिया ऑफ पंचायत, वार्ड की जगह पूरी पंचायत का जो है एरिया उसके अंडर आता है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, दूसरा गलत हो गया। इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ सिविक बॉडीज एरिया विद इन द पंचायत, सिविक बॉडी का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ सेवरल विलेजेस विद इन द लोकल बॉडी, ये भी ऑप्शन गलत आपका हो गया क्योंकि सिंगल विलेज का जो है आपका एरिया आता है उसके अंदर। ठीक है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत वगैरह इन सबको? बिल्कुल है। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू योर पंचायत। ठीक है, जिसके अंदर आपके इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। तो अब काफी सारे लोगों को डाउट रहता है कि ग्राम सभा वर्सेस ग्राम पंचायत, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो सारे के सारे मेंबर्स जब होते हैं तो इनको ग्राम सभा बोल देते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर क्या होता है? मेंबर्स प्लस में पंच जो होते हैं, प्लस में सरपंच। ठीक है, तो इन सबको मिला के ग्राम पंचायत बनती है, सिर्फ मेंबर्स से जो है ग्राम सभा आपकी बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जिसको हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 बोलते हैं, जिसके थ्रू पार्ट 9 जो है आपका ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि रिलेटेड है पंचायत के। ठीक है जी, पंचायत के रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका जो आर्टिकल है 243 है आर्टिकल, और इसी में जो है आपको एक और अमेंडमेंट किया गया फिर, जिसको हम बोलते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेम जो है 1992 में ही ये किया गया। ये भी जो है पार्ट, इसके थ्रू जो है पार्ट 9A ऐड किया गया, और जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटी, ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, और आर्टिकल की अगर बात करी जाए तो पंचायत के जो आर्टिकल हैं आपके वो हैं 243A से लेके 243O तक। उसके अलावा 243P से लेके 243Z, और एक सेकेंड, 243Z एंड 243ZA टू 243ZG, यहाँ तक जो है आपके म्यूनिसिपैलिटी के सारे आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको फैक्ट अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग है। नोट करेक्ट पूछा है इसमें। तो पहली स्टेटमेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी सेटअप अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, थोड़ी देर पहले ही हमने इसका जिक्र किया है। नेक्स्ट है आपका द 14th फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 2017 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, देखते हैं थोड़ी देर में इसको। नेक्स्ट है इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्युएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1951, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन थे केसी निगोये जी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, यानी कि हमारी ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। इस स्टेटमेंट में झोल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट करेक्ट पूछा है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग 14th फाइनेंस कमीशन जो था आपका, ठीक है, इसको 2015 में सेटअप किया गया था, जबकि जीएसटी जो है आपका 2017 में आया था दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है 2017 में आपका जीएसटी आया था, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन 2015 में जो है आपका आ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 मई, 26 अगस्त। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो है आपका
26 नवंबर को जो है हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है मनाते हैं दोस्तों, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जो है जानते हैं दोस्तों। और संविधान दिवस जो है ये 2015 में ऑफिशियली जो है इस दिन को हम संविधान दिवस के नाम से मनाने लगे हैं दोस्तों। क्यों बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। उसके पीछे का रीजन क्या है? इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इंडिया के अंदर। और 26 जैन को जो है 1950 में जो है इसको एनफोर्स किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, जिसको हमने अडॉप्ट किया था। और 1950 26 जनवरी को जो है इसको एनफोर्स किया गया। तो ये दो डेट आपको याद रखनी है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिलेटेड आपका टॉपिक और क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको ठीक लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सीरीज़ को कंप्लीट करने की। कैसी लगी आपको ये सीरीज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे भारत, हैव अ गुड डे।